की इस अनपढ़ जनता ने ही किया। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे थे वो सारे उस सत्ता के सामने सरेंडर हो चुके थे, पूरे ब्यूरोक्रेट सरेंडर हो चुके थे। जो हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, पूरी जुडिशरी सरेंडर हो चुकी थी। जो हमारे बड़े बड़े न्यायाधीश, पूरी पत्रकारिता सरेंडर हो चुकी थी। और इसीलिए श्रीमती गांधी ने चुनाव भी करवाया। किसी ने सलाह दी उनको कि अब चुनाव करा लो, कोई विरोध करने वाला नहीं है, सारे विरोधी तो जेल में, आपको मिलेगी थम्पिंग मेजोरिटी। और उनसे गलती हो गई, चुनाव करवाया। और ये सब पढ़े लिखे लोग जहां सरेंडर हो गए थे, वहां ये जो आम आदमी है, मतदाता, उसने सरेंडर होने से इनकार कर दिया। और इसलिए आज हम भारत में लोकतंत्र में जिंदा हैं। तो ये महान भारत लॉर्ड वेवेल के शासन में बीएन राव के द्वारा बनाया गया, अंबेडकर द्वारा पेश किया गया, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान हम चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं और संविधान को उसकी गरिमा के साथ चला रहे हैं। लेकिन देश में एक विमर्श की आवश्यकता है, एक संवाद की आवश्यकता है। और वह संवाद वही है जो संवाद 1947, 48, 49 में भारत की संविधान सभा में हुआ था। आप जो चर्चा कर रहे थे अभी इंडिया और भारत की, यह बहस संविधान सभा में भी हुई थी। हमें पढ़नी चाहिए। आपको न तो इंडिया के खिलाफ होने की जरूरत है, न भारत के पक्ष में होने की जरूरत है, आपको उस बहस को जानने की जरूरत। किसी नाम में क्या रखा है, किस बात पे रखा है, उस नाम के पीछे की भावना क्या है, उस नाम रखने वाले के पीछे की भावना क्या है। अब अपने ही घर के बच्चे को जो काफी बुद्धिमान है, तो माँ वो कहते लल्लू, लल्लू आजा बेटा। अब लल्लू कहना किसी को अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नाम भी नहीं है। पर कौन कह रहा है? अरे माँ बाप कह रहे हैं। क्यों? माँ बाप प्यार से कह रहे हैं। और उनके मन में भाव क्या है? उसके मन में भाव है कि इसको परम बुद्धिमान बनना चाहिए। लल्लू बनना नहीं कह रहे उसको। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम के पीछे जो मनोभाव है उस मनोभाव में रखा है। उस मनोभाव को सोचकर, उस मनोभाव को विचार कर चर्चा करनी चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने संविधान सभा में जो चर्चा की है, उस चर्चा को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने भारत के दोहरे जीवन को देखा है। दोहरा जीवन कैसा है हमारा? अपने घर में माँ उपवास करती है ना, तो घर में लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो क्या व्रत करते हैं तो जो कैलेंडर है जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो देखते हैं क्या? क्या कैलेंडर देख कर व्रत करते हैं? नहीं, तिथि देख कर करते हैं, तारीख देख कर नहीं करते। पंचांग बोल रहे हो? पंचांग, बिल्कुल ठीक बोला, पंचांग देख कर करते हैं। शादी विवाह के मुहूर्त तय होते हैं, क्या देख के तय होते हैं? पंचांग देख के तय होते हैं। हमारे यहाँ तीर्थ यात्राएं होती है, गंगा स्नान होता है, पर्वत की परिक्रमा होती है, क्या देखकर होता है? पंचांग देखकर होता है। कुंभ का बड़ा मेला होता है, कोई विज्ञापन होता है क्या उसका? कभी कोई होर्डिंग देखा कुंभ मिलेगा? नहीं। तो ये लाखों करोड़ों लोग कैसे पहुंच जाते हैं? पंचांग देखकर जाते हैं। हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है, पंचांग देखकर होता है, भारत के शास्त्र से होता है। तो एक जीवन है हमारा। आज के भारत का सांस्कृतिक जीवन यह तारीखों से नहीं, तिथियों से चलता है, आज भी चलता है। पर
तनख्वाह मिलती है, तिथि से मिलती है क्या? नहीं, तनख्वाह तारीख से मिलती है। हमारे प्रोफेशन की जो कार्यवाहियाँ होती है तिथि से होती है क्या? नहीं, तारीख से होती है। तो हमारा एक जीवन है जो तारीख से चलता है, हमारा एक जीवन है जो तिथि से चलता है। क्या यह दोहरा जीवन जरूरी है? जरूरी है तो आपत्ति नहीं, दोहरा क्या, तीसरा भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है, किसी योजना के तहत हमको अपनी परंपरा से काटा गया है। आपको कुछ लर्न करवाया गया है, शिक्षा के लिए नहीं, लर्न करवाया गया है अनलर्न करने के लिए। कुछ अनलर्न करना है, इसलिए लर्न इट। यदि ऐसा है तो उस लर्निंग को ना कहना चाहिए, और यदि ऐसा है तो उस अनलर्निंग को नो कहना चाहिए। इसलिए जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं जिस महापुरुष का अध्ययन करता हूं उनका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन विषयों पर सोचा, लिखा और बोला है। हम उनसे सहमत हो, उसकी जरूरत नहीं है। दीनदयालवादी बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है जानने की। हम उनसे असहमत हों तो जानकर सहमत हो। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र का भारतीयकरण होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र का भारतीयकरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि वो जो मैंने संविधान सभा के बहस की कहानी कही, वह कहानी इस बात की द्योतक है कि वह जो मसौदा पेश हुआ था वह मसौदा भारत का नहीं था। वह जो मसौदा पेश हुआ था वह पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था का मसौदा था। भारत की यह महानता है कि उसने उस मसौदे के हिसाब से भी इतना लंबा इतिहास चला दिया। लेकिन जो बात जवाहरलाल जी ने कही थी उस पर विचार तो होना चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि विचार होना चाहिए। पश्चिम का यह तंत्र केंद्रीकरणवादी है। केंद्रीकरण समझते हैं? सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरणवादी है। भारत की संस्कृति विकेंद्रीकरणवादी है। भारत का समाज कहां से ऊपर उठता है? भारत में कभी भारत के स्वावलंबन की बात नहीं हुई। स्वावलंबन किसका? सबसे पहले परिवार का स्वावलंबन। तो स्वावलंबी व्यक्तियों का स्वावलंबी परिवार, स्वावलंबी परिवार का स्वावलंबी ग्राम, स्वावलंबी ग्राम का स्वावलंबी जनपद, स्वावलंबी जनपद का स्वावलंबी भारत होना चाहिए। अभी उल्टा होने की बात हुई। स्वावलंबी भारत का स्वावलंबी राजस्थान, स्वावलंबी राजस्थान का स्वावलंबी फला जिला, उसका फिला, और फिर गांव होगा। कौन बनाएगा स्वावलंबी उसको? तो गांव को गांव स्वावलंबी नहीं बनाएगा, व्यक्ति को व्यक्ति स्वावलंबी नहीं बनाएगा, कोई और संस्था है जो बनाएगी। कौन संस्था है वो? वो संस्था है केंद्रीकरण। और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं हमें अपने संविधान की संघात्मकता को इस प्रकार बुनना चाहिए कि भारत एकात्म शासन हो, और उसको इतना विकेंद्रीकृत होना चाहिए कि हर ग्राम स्वराज्य हो, हर ग्राम, हर जनपद तक विकेंद्रित भारत का एकात्म शासन होना चाहिए। और भारत के शासन में जो लोग रहते हैं, अभी जो लोग रहते हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं है क्या? है। आखिर वोट डालना पार्टिसिपेशन है। वोट डालना सिस्टम में पार्टिसिपेशन है। पर क्या यह पार्टिसिपेशन पर्याप्त है? और जो संविधान में लिखा है
क्या वो वहाँ व्यवहार में है? क्या लिखा है संविधान में? लिखा है लोकतंत्र में जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं कानून बनाती है। मैं दोहराऊं इस वाक्य को, लोकतंत्र में जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं कानून बनाती है। हम जो यहां बैठे हैं, लोकतंत्र कहता है तुम सब कानून बनाने वाले हो, कानून तुम